क्लास 10। तो लास्ट लेक्चर लाइफ प्रोसेसेस का रेस्पिरेशन का टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था। आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर 4 और आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कवर करने वाले हैं, बट यस ओनली इन ह्यूमंस। यस, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स हम लोग आज टॉपिक कवर करेंगे। बाकी प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन और बाकी अगले टॉपिक्स को हम अगले सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस लेक्चर में आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंसिडर करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि हार्ट में ब्लड कैसे पंप होता है और पूरे बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है। ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा मुश्किल है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है इसे समझने में। तो ये हो सकता है थोड़ा सा लंबा सेशन हो जाए, लंबा ना भी हो तो भी एक ही दिन में एक ही लेक्चर के अंदर दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन समझना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो लेट्स टेक इट इजी एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ट्रांसपोर्टेशन की जो शुरुआत होती है ना, कैसे होती है, क्या है ट्रांसपोर्टेशन। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए? न्यूट्रिशन का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस। न्यूट्रिशन में हमें पता चलता है कि हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके जो वाइटल एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में जाए और हर एक सेल पर पहुंचकर उसे एनर्जी प्रोवाइड करें। फिर वो एनर्जी वो कैसे प्रोवाइड करेगा, इस चीज के ऊपर पूरा रेस्पिरेशन का टॉपिक है कि कैसे फूड सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, एंड देन पायरूवेट हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। फिर वो एनर्जी यूज होता है एटीपी के सिंथेसिस के लिए, ताकि हम आगे चलकर कोई भी काम परफॉर्म करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, उसके लिए हमारे पास एक एनर्जी करेंसी हो। अब इन दोनों टॉपिक्स को साइड में रख के चलो। अब सोचो कि अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन ट्रैवल कर रहा है इन विथ योर ब्लड, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो कैसे ट्रैवल कर रहा है, और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ हमारे बॉडी में वो कैसे बाहर निकला, ये सारी चीजें सर्कुलेशन से रिलेटेड होती है। सो ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स टू द कंसर्न पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। प्लांट और एनिमल्स दोनों को अगर एक साथ जनरलाइज करके देखें तो ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं बल्कि ऑक्सीजन, वाटर और कुछ एलिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन ही है। मतलब पूरी बॉडी में, पूरे प्लांट के ऑर्गेनिज्म में, पूरे एनिमल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कैसे हम वो सारे एलिमेंट्स को हर एक पार्ट तक पहुंचाएंगे, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। नाउ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स ब्लड, आर हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। हार्ट जो कि मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का। आप इस इंसान को देख रहे हो, क्या हम में से कोई भी इंसान ऐसा दिखता है? नहीं दिखता। पर अंदर से, यानी कि बॉडी की अगर एनाटॉमी की बात की जाए तो हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं वो इस तरह से हमारी बॉडी में फैले हुए हैं, लाइक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। इसीलिए कहा जाता है ना कि सारे ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड होते हैं। कहीं ना कहीं आपको हर ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म की छवि दिखने लग जाएगी। तो प्लांट के ब्रांचेस के बारे में सोचो, उनके रूट्स के बारे में सोचो, और यहाँ पर इसे देखो, इस एनिमल को, इस ह्यूमन को देखो, इनके अंदर जो भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, चाहे वो स्मॉलेस्ट टाइनीएस्ट ब्लड वेसल क्यों ना हो या फिर थोड़े से वाइडर ब्लड वेसल क्यों ना हो, सारे के सारे ब्लड वेसल्स जो ब्लड कैरी कर रहे हैं वो एक ब्रांच ऑफ ट्री की तरह या फिर रूट्स ऑफ द ट्री की तरह अपीयर हो रहे हैं। तो ये तो थोड़ी सी फिलोसफिकल बात हो गई। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। व्हाट इज ब्लड? हाथ कट गया गलती से, क्या निकला? खून निकला उसमें से। आपको तो एक रेड कलर का लिक्विड सा सब्सटेंस दिखता है, बट एक्चुअल में वो होता क्या है? दैट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में टिश्यू का चैप्टर, जिसमें मैंने ही पढ़ाया था कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्यों कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं उसे? क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है पूरी बॉडी को, दैट इज वाई। इतना इजी सा तो लॉजिक है इसका। नाउ ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम, जो कि आप लोगों को पता है खून बहता हुआ रहता है तो वो एक फ्लूइड ही होगा, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा
आपके डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। आपको शरबत पीने का मन होता है, मान लो रूह अफ़ज़ा पीने का मन किया, ठीक है, रूह अफ़ज़ा आप बना रहे हो, उसमें आप सबसे पहले क्या ग्लास में ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे, फिर उसमें थोड़ी सी चीनी डालोगे, फिर रूह अफ़ज़ा वाला वो लिक्विड जो आता है वो डालोगे। अब सबसे ट्विस्ट वाली बात ये है कि हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का इसलिए अपीयर होता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जस्ट लाइक रूह अफ़ज़ा का लिक्विड। वो पिगमेंट कहलाता है हीमोग्लोबिन। उसे हम जैसे ही प्लाज्मा में यानी कि शरबत के पानी में डालते हैं, जैसे शरबत रेड कलर का हो गया, वैसे यहाँ पे ब्लड भी रेड कलर का हो जाता है इन द सेम वे। और जो हम शुगर डालते हैं या फिर कुछ लोग लेमन जूस भी डाल देते हैं, एक तरह से समझ लो कुछ पार्टिकल्स, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, दीज आर ऑल आर सेल्स, आर ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो ब्लड सेल्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे नहीं, 3 टाइप के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड आर प्लेटलेट, समझो वो शुगर है। और पानी जो है वो है प्लाज्मा, और जो रूह अफ़ज़ा का लिक्विड डाला आपने रेड कलर का वो है हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है एक्चुअली रेड ब्लड सेल्स में। पूरा का पूरा ब्लड आपका कैसा अपीयर होगा, रेड कलर का, जस्ट लाइक रूह अफ़ज़ा। ऐसा तो होगा नहीं कि ग्लास लिया आपने रूह अफ़ज़ा के शरबत में और आधी ग्लास वाइट कलर की रह गई और आधी रेड कलर की रह गई, जितना मिक्स हुआ हुआ और जितना नहीं हुआ उतना नहीं हुआ, ऐसा तो है नहीं, वो पूरा डिफ्यूज हो जाता है ना। जस्ट लाइक दैट हमारे ब्लड में भी जो पिगमेंट है वो पूरा डिफ्यूज हो जाता है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते देखने के बाद कि प्लाज्मा कहाँ है, ब्लड सेल्स किधर है, हीमोग्लोबिन कहाँ है। तो वो सारी चीजें उसी फ्लूइड में मिक्स्ड अप है। तो जो फ्लूइड का मीडियम होता है जिसके अंदर ये सारे सब्सटेंसेस मिक्स्ड अप रहते हैं, दैट इज नोन एज प्लाज्मा, जिसमें सारे ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड इट। कितने सारे ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, यहाँ से आरबी हटा दिया गया, बताओ इसको आरसी कर दिया गया, WBC एंड प्लेटलेट्स, ये इसमें सस्पेंडेड रहते हैं। फिर प्लाज्मा का क्या काम है, प्लाज्मा जो कि बहुत ही पतला सा फाइन सा लिक्विड है, एक तरह से समझ लो कि वो मैट्रिक्स है हमारे ब्लड का। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। अब आपके मन में आ रहा है चलो ठीक है, फूड समझ में आ गया, ऑक्सीजन समझ में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड समझ में आ गया, नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से आ गया मैम, ये तो समझ में आ ही नहीं रहा है, ये कहाँ से हमारी बॉडी में निकल के आ गया। तो जो खाना आप खाते हो, जब आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है तो कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिलीज होते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पे, अगले सेशन में जब हम जाएंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हम लोग देखेंगे, उसमें मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी कि नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से आया। नाउ ऑक्सीजन इज द mainly transported by हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके आरबीसी में प्रेजेंट है, ठीक है, आपके आरबीसी में। और आरबीसी को साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो एक तरह का पिगमेंट होता है जिसका कलर होता है रेड कलर का पिगमेंट होता है इरिथ्रो। जब आप और हायर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें एरिथ्रोसाइनिन या फिर एरिथ्रोफाइकोसाइनिन इस तरह के मतलब पिगमेंट्स पाए जाते हैं प्लांट सेल्स में, तो वो प्लांट भी रेड कलर का अपीयर हो सकता है। कभी कभी वो कलर्स आप देखते हो ना, कुछ ऐसे जैसे साग है, एक तरह का साग आता है जिससे हम लाल साग कहते हैं, उनमें भी इस तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना। न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी है हमारा इरिथ्रोसाइट, और इतने टाइप के होते हैं हमारे WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑफ 5 टाइप्स, आगे चल के पढ़ेंगे इसे। और प्लेटलेट्स तो वो अलग होते ही हैं। नाउ लुक एट सम फैक्ट्स अबाउट द ब्लड। नॉर्मल लेवल जो हीमोग्लोबिन का होता है हमारे ह्यूमन बींग्स में, उनमें मेन में होता है 14 to 17 ग्राम पर 100 ml, यानी कि अगर 100 ml ब्लड अगर आप निकालते हो किसी भी मेन के बॉडी से, तो उनके उतने ही ब्लड में 14 से 17 ग्राम्स ऑफ
हीमोग्लोबिन हमें दिख गए तो दैट इज नॉर्मल। कहते हैं ना कि इस पर्सन को खून की कमी हो गई है, अनीमिया हो गया है, तो वो खून की कमी नहीं, वो एक्चुअली हीमोग्लोबिन की कमी होती है। जितना हीमोग्लोबिन कम होगा उतना कम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज द ओनली पिगमेंट जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ विमेन में 12 to 15 grams per 100 ml इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। इससे अगर कम हो गया, 12 से अगर कम हो गया, तो दैट पर्सन इज known to be anemic. Now in children 11 to 16 gram per 100 ml is the normal range of hemoglobin. The normal level of hemoglobin in animals जैसे कि बफेलो या काऊ है, उनमें अगर 10.4 से 16.4 ग्राम भी है तो भी उसे नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। हीमोग्लोबिन कंटेंट इन काव्स इज हायर देन मेल एंड फीमेल एनिमल्स, यानी कि छोटे छोटे जो गाय के बच्चे होते हैं, जो बछड़े होते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू द अडल्ट वंस। Adult men do more work than women and children, so they need more oxygen to get energy. That's why adult men have more hemoglobin. अब किसी भी men में, किसी भी male humans में हीमोग्लोबिन का जो रेंज है वो ज्यादा इसलिए होता है, एक तो सबसे पहली बात उनकी बॉडी बहुत बड़ी है, विशाल है ना। विमेन और चिल्ड्रन के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, उनके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एंड उनको अपना पूरा बॉडी मेंटेन करना होता है, जिम जाना है, ऑफिस जाना है, ये काम वो काम सब कुछ करना है, तो उनको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और एनर्जी कहाँ से आएगी? लास्ट लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था? रेस्पिरेशन पढ़ाया था। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है एनर्जी के लिए, राइट? तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? ब्लड को हीमोग्लोबिन के ऊपर वो ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा। तो अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा नहीं हुई, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिला, तो नो मोर एनर्जी विल बी लेफ्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ मेल ह्यूमन। Hemoglobin level in human is comparatively more than that of animals like cattle, because human body needs more oxygen to do various biological works. Obviously, अब जैसे मान लो कि कोई भी कैटल है, बफेलो है, काऊ है, तो बहुत अगर वो मान लो अगर मान लो वो वैसे वाले कैटल्स नहीं है जिनसे हम बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दूध देंगे और अपना खाना खाएंगे और अपने बच्चों का केयर करेंगे। अगर ऐसे वाले कैटल्स है तो नाउ यू थिंक कि उनसे ज्यादा काम हम करते हैं या उनसे कम काम करते हैं? ऑब्वियसली ज्यादा करते हैं। चाहे कोई भी एनिमल हो, पूरे एनिमल वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका भी ब्लड हीमोग्लोबिन कंटेन करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, उन सारे ऑर्गेनिजम्स में जो भी ऑर्गेनिज्म ज्यादा वर्क करेगा उससे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दस उनका हीमोग्लोबिन भी कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ हार्ट। सबसे प्यारा सा हमारा टॉपिक, हमारा दिल। अब हमारा दिल है क्या? हार्ट पंप्स द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। हार्ट का काम क्या है? छोटा सा ये ऑर्गन होता है, फिस्ट के इतना बड़ा होता है, जैसे मेरा ये फिस्ट है ना, इतना बड़ा साइज होता है सिर्फ हार्ट का, इतना ही बड़ा होता है, एंड इट लाइज इन द thoracic cavity. It is a muscular organ which is as big as our fist. इतना ही बड़ा बस। It has 4 chambers, 2 upper right में और अपर राइट एंड लेफ्ट एट्रिया और 2 राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो मैं बताती हूँ, कुछ नहीं, अगर हार्ट बनाने को कभी आ जाए ना, ऐसा करके बना देना, सिंपल। ये 2 क्या है? अपर चेम्बर्स जो होते हैं वो लेफ्ट और राइट क्या होते हैं? एट्रिया होते हैं। सिंगल एट्रिया को एट्रियम बोला जाता है, सिंगुलर, और प्लूरल में एट्रिया बोला जाता है। और ये जो लोअर चेम्बर्स है, जो नीचे के तरफ चेम्बर्स है दोनों, वो क्या है? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल्स। ठीक है। नाउ जो राइट चेम्बर्स होते हैं ना, राइट चेम्बर्स, अगर मैं ऐसे खड़ी हूं तो मेरा राइट ये वाला होगा, तो आपके हिसाब से राइट ये है, पर एक्चुअल में राइट चेम्बर ये वाला है। तो इस राइट चेम्बर में क्या होता है? इट कैरी CO2 रिच, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि CO2 रिच ब्लड हमारी बॉडी के पूरे पार्ट्स में जो प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड,
वो पूरे बॉडी के पार्ट से लेकर ब्लड वेसल लेकर आता है हमारे राइट चेम्बर्स में। राइट चेम्बर्स का मतलब हो गया एट्रियम भी और वेंट्रिकल भी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अभी मैं अपर लोअर चेम्बर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं राइट चेम्बर की बात कर रही हूँ। अब लेफ्ट चैम्बर क्या कंडक्ट करता है, O2 रिच यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर हार्ट में ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो गया मान लो, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाना चाहिए, ऑब्वियसली बॉडी के पूरे पार्ट्स में जाना चाहिए। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना भाई, हर एक सेल को रिक्वायरमेंट है, बॉडी के हर एक सेल को, यहाँ के सेल को, यहाँ के सेल को, यहाँ के सेल को, कान के सेल को, नाक के सेल को, पैर के सेल को, हर एक बॉडी के पार्ट के एक एक सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। कौन पहुंचाएगा उन तक ऑक्सीजन, ब्लड वेसल्स पहुंचाएंगे, वीन्स और आर्टरीज पहुंचाएंगे, और वो वीन्स एंड आर्टरीज कहाँ से पहुंचाएंगे, हमारे लेफ्ट चेम्बर से, जो ऑक्सीजनेट हो गया ब्लड वहां वाले चेम्बर से लेकर पूरे के पूरे बॉडी में उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो deoxygenated blood reaches the lungs to remove CO2. Oxygenated blood from the lungs is brought back to the heart and then pumped to the rest of the body. अब देखो हमारे बॉडी में ना दो तरह का सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो, एक होता है पल्मिक सिस्टम, ठीक है, जिसमें पल्मोनरी, पल्मो वर्ड जब आ जाए तो समझ लो कि वो लंग्स के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो एक होता है जो लंग से हार्ट का कनेक्शन है, और एक होता है जो पूरे बॉडी के ब्लड वेसल से हार्ट का कनेक्शन है। तो ऑक्सीजनेशन और पंपिंग क्या होती है, ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। अच्छा एक बार डायग्राम देख लो आप लोग, ये हार्ट है, दिस इज द राइट चेम्बर जो आप ब्लूइश कलर का देख रहे हो, और ये है लेफ्ट चेम्बर जो आप थोड़ा सा स्लाइटली येलोइश कलर का देख रहे हो। यहाँ पे एरो जब आप देखोगे तो दिखेगा आपको कि एरो अंदर की तरफ आ रही है, यानी कि बाहर से ब्लड को अंदर की तरफ लाया जा रहा है ताकि ब्लड को पंप किया जा सके। पंप के लिए तो है ये ऑर्गन हार्ट हमारा। पंप होने के बाद ये पहुंच जाता है हमारे वेंट्रिकल्स में, और यहाँ के जब आप एरोस को देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ के एरोस क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पंप्ड ब्लड को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नाउ अच्छा ये हार्ट वाला हो गया, एक सेकेंड, अच्छा नहीं हुआ। सो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, किससे बने होते हैं, कार्डियक मसल से बने होते हैं। इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन फिट इनसाइड अ अडल्ट्स रिस्ट। द हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड, ये सब तो आपको पता ही है, 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। अब दो टर्म्स है, दो टर्मिनोलॉजीज है बहुत इंपॉर्टेंट सा, ये ध्यान से सुनो। दो चीजें होती है, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। क्या है ये दो चिड़िया, सिस्टोल और डायस्टोल? सिस्टोल है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल। कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो समझ जाओ ब्लड की पंपिंग हुई नीचे की तरफ से। कॉन्ट्रैक्शन हुआ कहाँ पर, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो वो क्या करेगा, सारे ब्लड को पंप करके नीचे की तरफ लेकर आएगा, यानी कि वेंट्रिकल के पास लेकर आएगा। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। किसी भी कार्डियक मसल में जब जहां पर भी रिलैक्सेशन हो रहा है कार्डियक मसल में, उस प्रोसेस को कहेंगे डायस्टोल। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकल्स के पास ब्लड गए, उसके बाद तुरंत क्या होगा, वेंट्रिकल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा और एट्रियम में रिलैक्सेशन हो जाएगा। फिर जहां पे रिलैक्सेशन होगा वहां पे ब्लड पहुंचेगा, और जहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा वहां से ब्लड हट के दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन समझोगे तो समझ जाओगे। अब देखो मैं ऐसे हाथ से इसे परफॉर्म करके दिखाती हूँ। मान लो ये एट्रियम है, ठीक है, और ये वेंट्रिकल है। यहाँ पे हुआ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल हुआ, तो इसके अंदर जितना भी ब्लड भरा हुआ था वो ऑब्वियसली इसमें पोर होगा, इस वेंट्रिकल में पोर होगा ना। यहाँ पे होगा रिलैक्सेशन और यहाँ होगा कॉन्ट्रैक्शन, तो ऐसा हुआ, यहाँ पे सारे ब्लड पंप हो गए।
फिर इसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल, और इसमें रिलैक्सेशन। तो इसके अंदर जितना भी ब्लड भरा हुआ था वो चला जाएगा एट्रियम में, है कि नहीं। जहां पर रिलैक्सेशन होगा, जहां जगह बनेगी वहां पे ब्लड भर जाएगा, जहां कॉन्ट्रैक्शन होगा, जहां जगह खाली करने को बोला जाएगा वहां से ब्लड निकल के रिलैक्सेशन वाले जगह पे पहुंच जाएगा। ये होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। पूरा खेल ही सर्कुलेटरी सिस्टम में, पूरे हार्ट के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है ना, सब कुछ सिस्टोल एंड डायस्टोल पर बेस्ड है। ये समझ में आ गया तो सब समझ जाओगे। अब देखो हमारी बॉडी का जो पंप है, हार्ट का जो पंप है, कैसे काम करता है। दो चीजें होती है। अच्छा अभी मैं आर्टरीज और वीन्स आपको समझा ही नहीं हो, एक काम करते हैं पहले आर्टरीज और वीन्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगी। देखो आर्टरीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स पर हम लोग आ गए हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसको आप हिंदी में नस कहते हो। कहते हो ना, देखो मेरे डॉक्टर मेरी नसें निकाल रहे हैं ताकि उसमें इंजेक्शन लगा सके, है ना, तो वो नस होता है ब्लड वेसल। अब देखो कितने टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, 3 टाइप के, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ये होते हैं थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, यानी कि इनका जो ब्लड वेसल होता है, आर्टरीज का जो ब्लड वेसल होता है, एक सेकेंड, आर्टरीज का जो ब्लड वेसल होता है वो बहुत थिक सा होता है। सॉरी, वॉल्स मतलब वेसल क्या है, पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, जिसके अंदर ब्लड कंडक्ट हो रहा है। तो ये क्या, इसके जो वॉल्स होंगे चारों तरफ क्या होंगे, थिक होंगे। इसको मुझे काफी बार ऐसे कर करके थिक करना पड़ रहा है। नोट पे होता तो हम लोग आसानी से कर सकते थे, पर कोई बात नहीं। चल, ये हो गए आर्टरीज के वॉल जो कि बहुत थिक है। अब बताओ जहां पे रास्ता पतला होता है वहां पे किसी भी फ्लूइड का स्पीड तेज हो जाएगा, है कि नहीं। वहां पे आप जैसे घर पे ना प्लांट्स में पानी आप डालते होगे पाइप से, अगर कभी भी डाला होगा पाइप से प्लांट्स में पानी, तो आपने नोटिस किया होगा आपके मम्मी या पापा ने उसके मुंह के पास आकर ना ऐसे उसको दबा दिया होगा ताकि उसका रास्ता कम हो जाए। रास्ता उसका जो डायमीटर है जब वो नैरो होगा तो ऑटोमेटिकली पानी बहुत दूर तक जाता है और बहुत स्पीड में जाता है। आपने शायद नोटिस किया होगा। सेम चीज यहाँ पर आर्टरीज में हो रही है। आर्टरी कैरी करता है हमारे बॉडी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन भरपूर है ना, जिस ब्लड में ऑक्सीजन भरपूर है, यानी कि हमारे हार्ट से निकलकर जो पूरे बॉडी में जा रहा है ब्लड, वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन है और उसे जल्दी जल्दी पूरे सेल्स में पहुंचना है। अब जल्दी जल्दी पहुंचना है तो कौन कंडक्ट करेगा, आर्टरीज कंडक्ट करेगी, क्योंकि इसके वॉल्स थिक है और इसका जो रास्ता है बहुत पतला सा है। पतले रास्ते होने की वजह से ये बहुत स्पीड से रन करता है हमारी बॉडी में। जब डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो वो आपकी नसें निकालने की कोशिश करते हैं। वो नस एक्चुअल में आपकी वीन्स होती है, आपकी आर्टरीज नहीं। कभी कभी क्या होता है, कुछ डॉक्टर्स, कुछ न्यू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जब इंजेक्शन लगाना सीख रहे होते हैं, गलती से आर्टरी में अगर नीडल लग गया तो एक फुहारा निकलता है ब्लड का, ऐसे जैसे आप कोई भी फाउंटेन देखते हो ना, वैसा निकलता है ब्लड का, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत हाई है। जहां पे डायमीटर कम हो जाएगा वहां पे प्रेशर हाई हो जाएगा। जैसे ही एरिया कम हुआ प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यू मस्ट नो दैट। ठीक है, तो आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स वेयर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। तो इसके वजह से आर्टरीज के अंदर का ब्लड का प्रेशर हाई होता है। Now we talk about veins. Veins are just opposite to the heart.
वीन्स कैसी होती है? थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है। लास्ट वाले स्लाइड में मैंने ऐसा थिक सा वॉल बनाया था ना ब्लड वेसल का, यहाँ पे बहुत थिन है, ऐसा है मान लो। आराम से पूरी पूरी जगह है ब्लड को जाने के लिए, कोई हाई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, आराम से ब्लड जाएगा वहां पे। विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। पल्मोनरी वीन्स आर एक्सेप्शन। अच्छा, हमने यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज का नहीं लिखा ना। पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड नहीं बल्कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कहां से कहां तक? हार्ट से हमारे लंग्स तक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरे बॉडी से जो ब्लड आया हार्ट में, वही हार्ट पहुंच जाता है लंग्स के पास कि भैया तुम ऑक्सीजनेशन करो इसका, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तुम भरो ऑक्सीजन। कहां से लंग्स ऑक्सीजन भरेगा? लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने रेस्पिरेशन का टॉपिक, याद करो। एल्वियोलाई में हमारा ऑक्सीजन भरा होता है और डिफ्यूजन के हेल्प से पार्शियल डिफरेंशियल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं एल्वियोलाई से। अब आप शायद कनेक्ट कर पा रहे हो इन दोनों टॉपिक को, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को। सो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली एक्सेप्शन जो अलग काम करता है बाकी आर्टरी से। क्या अलग काम करेगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वीन्स, तो वीन्स जो कॉमन सारे वीन्स होते हैं ना, वो वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन। ऑब्वियसली हमारी बॉडी में इतनी सारी वाइटल एक्टिविटीज हो रही है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के बाहर जाना जरूरी है। रेस्पिरेशन में मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन कैसे अंदर आ रहा है। वही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किस तरह से लेके जाएगा? वीन्स लेकर जाएगा। ठीक है, कौन लेके जाएगा? वीन्स लेकर जाएगा। सबसे पहले वो सारे ब्लड को लेकर वो पहुंचता है हार्ट के पास, लेकिन उसमें से भी एक एक्सेप्शन आ गया। जैसे वहां पे एक्सेप्शन था, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है? पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स आर द ओनली काइंड ऑफ वीन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। यानी कि समझो मेरी बात को, पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट के पास आया वो थे वीन्स, नॉर्मल वीन्स। फिर उस हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जो लंग्स के पास पहुंचा वो कौन था? आर्टरी। कौन वाला? पल्मोनरी आर्टरी। जहां पर भी लंग्स के पास पहुंचने या फिर लंग्स से लेकर जाने की बात आएगी ना, वो वाला ब्लड वेसल हमेशा पल्मोनरी वाला कहलाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी है तो वो बाकी आर्टरी से ऑपोजिट काम कर रहा है। पल्मोनरी वीन है तो वो बाकी वीन से ऑपोजिट काम कर रहा है। बहुत इजी सा ट्रिक है, समझ में आ गया? पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट के पास कौन लेके जाएगा? वीन्स लेके जाएंगे, है ना। हार्ट से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगा। अब जब लंग्स में हो गया ऑक्सीजनेशन उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, अब वो ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड लेके हार्ट के पास कौन जाएगा? पल्मोनरी वीन लेकर जाएगा। बताया ना मैंने, जहां पे लंग्स के साथ कोई ना कोई ब्लड वेसल कनेक्ट कर रहा है ना, समझ जाओ वो पल्मोनरी ब्लड वेसल है, चाहे वो आर्टरी हो या वीन हो। और आपको पता है जहां पे पल्मोनरी वर्ड आ गया तो आर्टरी है पल्मोनरी वाला, तो वो ऑपोजिट काम करेगा नॉर्मल आर्टरी से। अगर पल्मोनरी वीन है तो वो ऑपोजिट काम करेगा नॉर्मल वीन से। तो हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड कौन लेके जा रहा है? हार्ट के पास पल्मोनरी वीन लेकर जा रहा है। और फिर वही हार्ट से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ट्रांसपोर्ट करेंगे? हमारे नॉर्मल प्यारे प्यारे आर्टरीज ट्रांसपोर्ट करेंगे। समझ में आया? वेरी इजी। अगर नहीं समझ में आया ना तो अभी जो मैंने बोला फिर से रिपीट पे रिपीट देखते जाओ, सुनते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखो एक और डिफरेंस होता है वीन्स और आर्टरीज के बीच में, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। दैट इज डिफरेंस बिटवीन वीन्स एंड आर्टरी। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वाल्व्स। वाल्व्स यानी समझ सकते हो आप, छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे आप कहीं पर भी जाते हो, एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो तो टोल है, फिर बहुत सारे चेक पॉइंट्स में रोका जाता है ना।
पुलिस वाले आते हैं, थोड़ी सी चेकिंग वेकिंग करते हैं, या फिर नहीं भी चेकिंग किया तो भी थोड़ा सा रुक के फिर जाते हैं, वैसा ही वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे। कहाँ पर? वीन्स में प्रेजेंट होते हैं। टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ वॉल्व ब्लड, सॉरी, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो हमारा जो वीन है ना, वो क्या कैरी कर रहा है? वो कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से? हमारे बॉडी से हमारे हार्ट के पास। आप ये बताओ, पूरा पोर्शन हमारे बॉडी का जब आप कंसिडर करते हो तो हार्ट के रिस्पेक्ट में बाकी का जो बॉडी का पोर्शन है वो हमारे लोअर पोर्शन में है ना। यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट नीचे से, पूरे बॉडी के नीचे के सरफेस से, हर जगह से ब्लड को लेकर आना है ऊपर के तरफ, हार्ट के तरफ। ये ब्रेन वाला ब्लड तो आ जाएगा मान लो, पर नीचे का लोअर पोर्शन का जो ब्लड है वो आएगा वीन्स के थ्रू हार्ट के तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो बहुत सारे चांसेस है कि वो ऊपर की तरफ आए ना। मान लो किसी इंसान का ब्लड प्रेशर लो हो गया तो वो क्या फील होगा उसे कि सारा का सारा ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर ब्लड ही नहीं है, ऊपर यहाँ पे भी ब्लड नहीं पहुंच रहा है, ऐसा फील होगा ना। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो वीन्स है ना उसमें जो छोटे छोटे चेक पॉइंट्स बने हुए हैं वो ये इंश्योर करता है कि नीचे से जो सारे ब्लड आ रहे हैं ऊपर के तरफ उनका बैक फ्लो ना हो जाए, वो नीचे से ऊपर आ जाए, इजीली कैरी हो जाए, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, मे बी अगेंस्ट द ग्रेविटी, बट कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया वेन्स के बारे में। अब एक बहुत ही छोटू सा प्यारा सा हमारा ब्लड वेसल होता है, दैट इज नोन एज कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या है? दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव सिंगल सेल्ड वॉल। सिंगल सेल्ड वॉल का मतलब क्या हो गया? सोचो कितना ही पतला होगा उसका वॉल, कितना पतला होगा, एक सेल का बना हुआ उसका वॉल है, ठीक है। यहाँ पे हम आर्टरीज जब पढ़ रहे थे उसमें थिक वॉल्स थी, यानी कि बहुत सारे थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे उसके वॉल्स में। पर कैपिलरीज बहुत फाइन होती है, बहुत फाइन कैपिलरीज होती है, और सिंगल सेल होने की वजह से डिफ्यूजन इजीली हो जाता है। एक सेल से तो डिफ्यूजन इजीली हो जाएगा ना, बहुत सारे सेल्स अगर आ जाएंगे बीच में रास्ते में तो वहां का पार्टिकल इधर कैसे आएगा? मुश्किल होगी। सिंगल सेल वॉल होने की वजह से कैपिलरीज में डिफ्यूजन इजीली से हो जाता है। और यहाँ से मैं कनेक्ट करती हूँ टॉपिक रेस्पिरेशन को। जब मैंने आपको बताया था कि एल्वियोलाई के साथ बहुत सारे कैपिलरीज कनेक्टेड होते हैं, इसका क्या मतलब था कि वो सारे कैपिलरीज डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को एल्वियोलाई के अंदर भरेंगे, और एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन को एल्वियोलाई के अंदर से अपने अंदर लेकर आएंगे डिफ्यूजन के थ्रू, और कैपिलरीज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन के थ्रू एल्वियोलाई के अंदर भरेंगे। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमें सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों से कनेक्ट करता है। ये तो समझ में आ गया, ये तो ब्लड वाला चीज हो गया था हमारा। चलो एक बार फिर से हम ब्लड को और ज्यादा डीपली पढ़ लेते हैं। ब्लड क्या है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू which plays the role of the carrier for various substances in the body. प्लाज्मा ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से बना हुआ होता है। प्लाज्मा हमें पता है पेल कलर का लिक्विड है जो ज्यादातर कंपोज होता है वाटर से, और ये हमारे ब्लड के मैट्रिक्स का काम करता है। ब्लड सेल्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स तो वो अलग हो गए, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या है? रेड कलर के इसलिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि एक पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन रेडिली कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इसीलिए उसे गैसेस का कैरियर भी बोला जाता है, क्योंकि वो उसके साथ बाइंड अप हो जाएगा आसानी से। सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन विल हैपन थ्रू हीमोग्लोबिन ओनली। तो कुछ पार्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू हीमोग्लोबिन। WBC पे आ जाते हैं, दीज आर ऑफ पेल व्हाइट कलर, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी, हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल वो प्ले करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्लड के कोगुलेशन के लिए। थोड़ा सा हल्का सा कट आ जाता है, खून बहने लगता है, तो अगर आप फर्स्ट एड नहीं करते हो कुछ देर में आप देखोगे कि वो खुद ब खुद उस वहां से खून आना बंद हो चुका है। तुरंत ही प्लेटलेट्स उस पर एक्ट करना शुरू करते हैं और एक पतला सा, एक समझ लो कि फाइबर जैसा लेयर बना देते हैं स्किन के ऊपर, ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो प्रिवेंट हो सके।
प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी, लिखा हुआ है। लिम्फ, लिम्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें, तो ये आप अच्छे से समझ लो। लिम्फ क्या है? ब्लड के सिमिलर ही है, बस डिफरेंस ये है कि उसमें आरबीसी नहीं होगा, आरबीसी उसमें एब्सेंट होगी, बाकी सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होगी जो भी ब्लड में होता है। लिम्फ कब बनता है, किस चीज से बन रहा है? जब वो फ्लूइड लीक कर रहा है ब्लड कैपिलरी से। अभी मैंने आप लोगों को बताया ब्लड कैपिलरी सिंगल सेल वॉल की है, यानी कि आसानी से वहां से डिफ्यूजन हो सकता है, कोई भी चीज छन के आ सकती है। अब आप सोचो, जैसे आप चाय को छानते हो ना छन्नी में, तो छन्नी में क्या रह जाता है? सारे चाय पत्ती रह जाते हैं जो कि ज्यादा मोटे मोटे पार्टिकल्स है ना, और बाकी का जो पतला सा लिक्विड है वो अंदर कप के अंदर चला जाता है। सेम चीज होती है कैपिलरी के थ्रू, रेड ब्लड सेल्स छोड़कर जब सारे के सारे फ्लूइड इंक्लूडिंग व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि वो बहुत फाइन है तो वो आसानी से डिफ्यूज हो गया, रेड ब्लड सेल्स थोड़े से बड़े हैं तो वो रह गया, जैसे चाय पत्ती रह गई वैसे वो भी रह गया, और बाकी के सारी चीजें कैपिलरी के थ्रू डिफ्यूज होके फिल्टर होकर पहुंच गई लिम्फ वेसल्स में। तो अब लिम्फ वेसल के अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्या कंटेन करेगा? ऑब्वियसली प्लाज्मा कंटेन करेगा, डब्ल्यूबीसी कंटेन करेगा, और प्लेटलेट्स भी शायद कंटेन करे। क्या नहीं कंटेन करेगा? रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि वो छन गया। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स अंदर रह गए ब्लड वेसल के, और लिम्फ वेसल के अंदर सारी के सारी चीजें वापस चली गई। सो दिस फ्लूइड इज कलेक्टेड थ्रू लिम्फ वेसल एंड फाइनली रिटर्न टू द ब्लड कैपिलरीज। लिम्फ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम में, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आरबीसी को छोड़ के जितने भी डब्ल्यूबीसी हैं वो सारे लिम्फ वेसल्स के अंदर हैं। WBCs are known to be effective in immunity system, immune system. Now, lymph है क्या एक्चुअल में, कैसा दिखता है? It is a yellowish fluid that escape from the blood capillary into the intercellular spaces, contain less protein than blood. ब्लड से कम प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लिम्फ फ्लो करता है हमारे टिश्यू से टू द हार्ट, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द इम्यून सिस्टम ओनली। हम कैसे कहते हैं कि तुम्हारा इम्यूनिटी बहुत कम है, इसका क्या मतलब है? कि तुम जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, यानी कि तुम्हें जल्दी से जर्म्स अटैक कर सकते हैं बॉडी के अंदर। तो जब जर्म्स को वो किल करेगा तो इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, अच्छी होगी, हेल्दी होगी, तो इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द इम्यूनिटी सिस्टम। अब डबल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले ना एक बार हम वो वाला डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान से देखना। दो सिस्टम हो गए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के, एक हो गया पल्मिक सिस्टम और एक हो गया लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये है हमारे लंग्स और ये है हमारा हार्ट, और इधर वाला जो पोर्शन है ये है हमारा राइट चेम्बर और इधर वाला पोर्शन है लेफ्ट चेम्बर। अब देखो, हमारे बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा हमारे राइट चेम्बर में, जो भी आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी कहाँ पे वो पहुंचा? वो हमारे राइट चेम्बर में पहुंचा। ठीक है, वहां पहुंचने के बाद वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएंगे हम लंग्स के पास, यहाँ होगा ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अपर बॉडी, यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया अपर बॉडी में। वो छोड़, अच्छा रुको, मैं एक थोड़ा सा और सिंपलर तरीका आप लोगों को सोचती हूँ समझाने का, क्योंकि ये समझ में आ गया तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर है फिर, और ये समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत होगी। लोअर टू द लंग्स, ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द लंग्स। हाँ चलो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी लोअर बॉडी का वीन्स लेकर आया हमारे हार्ट में, पहुंच गया हमारे हार्ट में। हार्ट क्या करेगा? बोलेगा भैया ठीक है, तुम इसको लंग्स के पास लेके जाओ, वही करेगा ऑक्सीजनेशन। अब यहाँ पे पंप हो, यहाँ पे से वो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, देखो यहाँ पे है ना, टू द लंग्स लेकर जाएगा। ठीक है, टू द लंग्स कौन लेकर जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड है,
लंग्स के पास जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पहुंच गया। यहाँ पे हो गया ऑक्सीजनेशन। अब ये वापस आएगा हार्ट के पास। कौन लेकर आएगा इसको हार्ट के पास? पल्मोनरी वीन लेकर आएगा हार्ट के पास। हार्ट के पास आ गया। अब यहाँ पे होगी पंपिंग उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास आ गया और पंपिंग हो गई, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर बॉडी के पास चला गया। ये है लोअर बॉडी वाला सिस्टम। अब इधर अपर बॉडी वाला देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, यहाँ देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी, यहाँ इसके अंदर गया, फिर ये जाएगा लंग्स के पास। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, लंग्स के पास गया, यहाँ हुआ ऑक्सीजनेशन, फिर यहाँ से ये वापस आएगा। कौन लेकर आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? पल्मोनरी वीन लेकर आएगा। कौन लेकर गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास? पल्मोनरी आर्टरी लेकर गया, ठीक है। यहाँ से ये आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, और यहाँ हार्ट में ये पंप होना शुरू हो गया। पंप हो गई इसकी, और पंपिंग के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो गया अपर बॉडी में। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अब मैं आपको डबल सर्कुलेशन समझाती हूँ। वही था डबल सर्कुलेशन, एक्चुअली दो सर्कुलेशन इन्वॉल्व हो गए ना, लंग्स का सर्कुलेशन और हार्ट का सर्कुलेशन। एक्चुअल में वही था डबल सर्कुलेशन। एक बार फिर मैं थ्योरेटिकल फॉर्म में समझा देती हूँ। देखो, हमारे ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से कितनी बार पास होगा? 2 बार पास हुआ, अभी दिखाया ना मैंने, 2 बार पास हुआ। एक कार्डियक साइकिल के अंदर 2 बार हार्ट के थ्रू हमारा ब्लड पास हुआ। This type of circulation is called double circulation. One complete heartbeat in which all the chambers of the heart contract and relax once is called cardiac cycle. Cardiac cycle किसको बोलते हैं? जो हमारी एक complete heartbeat होती है, लब-डब, एक बार धड़का, ठीक है, एक बार दिल को धड़कने को कहते हैं एक cardiac cycle complete होना। वो जो दिल हमारा धड़का ना, उसमें कितना प्रोसेस कंप्लीट हुआ? हमारे दोनों एट्रियम्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, रिलैक्स हुए, और हमारे दोनों वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए और रिलैक्स हुए। तो ये चारों चेम्बर्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए हम कहते हैं कि एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुआ, या फिर एक बार दिल हमारा धड़का, ठीक है। The heart beats about 72 times per minute in a normal adult. 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। एक कार्डियक साइकिल में हमारा हार्ट लगभग 70 ml ब्लड पंप करता है। तो यानी कि लगभग 5 लीटर्स ऑफ ब्लड हमारा हार्ट 1 मिनट में पंप कर रहा है। अब सोचो, छोटू सा हार्ट है हमारा, इतना छोटा सा हार्ट है, वो हार्ट हमारी बॉडी के 5 लीटर ब्लड को 1 मिनट के अंदर पंप कर रहा है। Isn't it fascinating? क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक कार्डियक साइकिल में एक बार दिल धड़कने पे 70 ml ब्लड को पंप कर सकता है। तो सोचो 72 टाइम्स अगर वो पंप कर रहा है तो कितने लीटर हुए, कितने ml हुए? तो इतना हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और यूजुअली बहुत लोगों का ना हार्ट बीट 72 से ज़्यादा ही होता है। आजकल जितने लोग भी बहुत ज़्यादा वर्किंग होते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनकी हार्ट बीट यूजुअली 72 से ज़्यादा ही होती है। यानी कि उनकी बॉडी में लगभग 6 से 7 लीटर ऑफ ब्लड पंप हो रहा है पर मिनट, 1 मिनट के अंदर। नाउ डबल सर्कुलेशन इंश्योर करता है कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड which is necessary for optimum energy production in warm blooded animal. डबल सर्कुलेशन की वजह से, यानी कि लंग्स और हार्ट दोनों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक चीज इंश्योर हो जाती है कि हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बिल्कुल अलग करके उसको पूरा मैकेनिज्म देख सकते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग से हम मैकेनिज्म देख सकते हैं। पूरी तरह से सेग्रीगेटेड है, और इस चीज के वजह से हमारी बॉडी को एक ऑप्टिमम एनर्जी जो भी रिक्वायर्ड है उतनी मिल जाती है, ताकि हमारा जो वार्म ब्लडेड बॉडी है वो वार्म ही रहे। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन टुडे।
आई होप आप लोगों को समझ में आया हो पूरा सर्कुलेशन। अगर नहीं समझ में आया, डू अ फेवर टू मी, फिर से वो वाला टॉपिक एक बार फिर से रिपीट पे देखना शुरू करो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना और फिर से देखना, जरूर समझ में आएगा। कहीं पर भी दिक्कत आई तो मेरे को कमेंट करना इसी लेक्चर के नीचे। एंड अगर सेशन अच्छा लगा देन प्लीज गिव अ लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले सेशन में हम मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और फिर उसका अगला जो टॉपिक है आपके लाइफ प्रोसेसेस में उसके साथ। तो तब तक के लिए बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।